हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। आज हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर शुरू करेंगे। और यार पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि यार थोड़ी लेट हो रहा है वीडियोस अपलोड करने में चैप्टर की। मतलब मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ, कभी अकाउंट्स की कभी इकोनॉमिक्स की, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि नहीं कर पाती हूँ। तो मैं दिसंबर तक पूरा ट्राई करूँगी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने की, ठीक है। तो हो जाता है, कभी कभी एडजस्ट किया करो, ओके। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमने अभी तक पढ़ा था अपना कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। हमने पढ़ा था अपना फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा समझाया था बस ऊपर से। आज हम उसके अंदर करेंगे कि फिक्स और फ्लेक्सिबल ब्रीफ में क्या होता है, ठीक है। और ये नोट्स यार मैं खुद बनाती हूँ, मेहनत लग के बनाने में लिखती हूँ। पहले बुक से आपके बुक से देख के शॉर्ट करके इजी लैंग्वेज में करके खुद से लिखती हूँ, फिर मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। और फिर मैं भी खुद कॉलेज में हूँ, मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी होती है, अपनी क्लासेस चलती है सुबह 9:15 से शाम को 4:30 तक। बीच में कभी कभी थोड़ी देर का ब्रेक होता है, तो मैं उस बीच में, जैसे अभी बना रही हूँ, उस बीच में मैं वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी लेट हो जाता है। तो देखो, बहुत सुना ली अपनी समस्या। देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे हम सबसे पहले। फिक्स एक्सचेंज रेट मैंने क्या बताया था आपको ब्रीफ में कब बताऊँगी, मतलब पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि फिक्स एक्सचेंज रेट हमारा होता है जिसमें आपकी गवर्नमेंट या फिर आपके कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो एक रेट फिक्स कर देती है। इसी रेट पे आपका कोई भी कंट्री की करेंसी किसी और कंट्री की करेंसी से चेंज हो सकती है, ठीक है। अब देखो, इस फिक्स रेट के अंदर ना आपकी दो चीज़ें की। सबसे पहले हमारा था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जो कि हमारा 1920 से पहले चलता था, ठीक है। इस सिस्टम में क्या था कि किसी भी कंट्री की करेंसी को हमने गोल्ड से इक्वलाइज करके के गोल्ड के बेसिस पे हम किसी भी कंट्री की एक्सचेंज रेट निकाल के। देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। पहले देखो एग्जांपल देखते हैं हम, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिससे कि आपको एग्जांपल से पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे अगर हमें 6 ग्राम गोल्ड, देखो अगर हमें $1 चाहिए, ठीक है, $1 चाहिए तो हमें 6 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, है ना। $1 के लिए अगर हमें 6 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। और अगर किसी को एक इंडिया की रुपी चाहिए तो उसके लिए उसे 12 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से देखो, $1 खरीदना है, $1 खरीदना है, उसके लिए 6 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा। और एक इंडियन रुपी खरीदनी है, उसके लिए हमें 12 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को अगर इक्वलाइज करें तो हमें अगर हमें $2 चाहिए तो उसके लिए हमें एक इंडियन रुपी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो यहाँ इस हिसाब से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि हमारी इंडिया की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा अच्छी है या फिर इसकी ज़्यादा वैल्यू अच्छी है। देखो, $1 खरीदने के लिए 6 ग्राम देने पड़ रहे हैं, एक इंडिया खरीदने के लिए 12 ग्राम देना पड़ रहा है। यानी कि हमारी इंडिया की करेंसी फिलहाल इस एग्जाम्पल में भारी है ना, इंडिया की करेंसी हमारी भारी है इस एग्जाम्पल के लिए। अब अगर हम इसी को इक्वलाइज करें तो क्या निकल के आएगा कि अगर हमें $2 चाहिए तो उसके लिए हमें एक इंडियन रुपी देनी पड़ेगी। 6 इंटू 12 कट जाएगा तो इक्वलाइज होकर $2 के लिए हमें 1 इंडियन रुपी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, ये था हमारा गोल्ड सिस्टम, जिसमें हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जिसमें हम गोल्ड को लेके किसी भी कंट्री की करेंसी को इक्वलाइज करते थे, ठीक है। अब इसके बारे में देखो हल्का सा पढ़ के, गोल्ड वॉज टेकन इन एज कॉमन यूनिट, ठीक है। ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, यानी कि हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में डिटरमाइन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे $1 के लिए 6 ग्राम गोल्ड देने पड़ेंगे, या फिर एक इंडियन रुपी के लिए 12 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वॉज फिक्स कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, यानी कि भाई इसको इक्वलाइज करके हम एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू से हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा चलता था 1920 से पहले। हमारा ये सिस्टम बंद करके फिर इसके बाद 1944 टू 1977 तक हमारा कौन सा सिस्टम चला, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इस सिस्टम को बंद कर दिया क्योंकि मुश्किल होगी कि सिस्टम में ऐसे गोल्ड की वैल्यू से ऐसे करेंगे, मुश्किल होगी कि फिर हमारे सिस्टम लेके आए ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में क्या था हमारा कि एक कंट्री की करेंसी को कॉमन यूनिट मान लिया था, यानी कि यहाँ पे गोल्ड को कॉमन यूनिट माना था, यहाँ पे एक कंट्री की करेंसी की जैसे $US को कॉमन यूनिट मान लिया था। उसी $US से हम अपनी सारी कंट्री की करेंसी को करके, देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको पहले बताती हूँ। $1 अगर हमें 10 इंडियन रुपीज़ खरीदनी है तो हमें $1 देना पड़ेगा। और अगर हमें देखो
फिर से देखो, अगर इंडिया वालों को $1 खरीदना है तो उसके बदले उन्हें $10 देने पड़ेंगे। और अगर ये यूकेई वालों को $1 खरीदना है तो उन्हें अपने 20 पाउंड देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने $US को कॉमन यूनिट ले लिया, यहाँ पे गोल्ड को कॉमन यूनिट लिया गया, यहाँ पे $US को कॉमन ले लिया। ठीक है, इससे हम अपनी इन दोनों की करेंसी एक्सचेंज रेट निकाल सके। को अगर ऐसे हम निकाल सके, अगर 2 इंडियन रुपी चाहिए तो यूकेई वालों को 1 पाउंड देना पड़ेगा 2 इंडियन रुपी के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक करेंसी को $US को हमने कॉमन यूनिट मान ली जिससे हम निकाल सकते हैं। ये था हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ठीक है, और ये जैसे एग्जांपल है इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको नोट्स डाल दूँगी, उसमें देखो एक बार मैं बता देती हूँ। डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी है कि $US, यानी कि हर करेंसी की वैल्यू हम किससे डिटरमाइन करके थे, $US से। $US वॉज असाइन गोल्ड वैल्यू एट फिक्स रेट्स। Value of one currency in terms of $US ultimately implied value of that currency in terms of gold। यानी कि एक हिसाब से लेके हम गोल्ड को ही चल के, लेकिन यहाँ पे गोल्ड की जगह हमने एक करेंसी की वैल्यू डाल दी है। गोल्ड कंटिन्यू टू द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज, यानी कि गोल्ड को एक कॉमन यूनिट मान लिया था। और देखो, एडजस्टमेंट इन द पैरिटी वैल्यू ऑफ अ करेंसी वॉज पॉसिबल बट ओनली इफ अलाउड बाय IMF, यानी कि हम इसमें अपनी तरफ से और एडजस्टमेंट भी कर सकते थे, लेकिन जब अगर IMF यानी कि हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहेगी तो हम खुद से कोई भी इसमें ऊपर नीचे दखलंदाजी नहीं कर सकते थे। ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है। अब देखो, इस सिस्टम को, ब्रेटन वुड्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा क्या होता था। छोटा सा हल्का सा टॉपिक समझा दिया मैंने आपको। गोल्ड स्टैंडर्ड जिसमें गोल्ड कॉमन यूनिट मान के करके के, और ये आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम या फिर हम इसको कहते हैं एडजस्टेबल पैक सिस्टम। इसको हम क्या करके के इसमें किसी भी एक करेंसी यानी कि $US की करेंसी को वैसे माना था, $US की करेंसी को हमने कॉमन यूनिट मान के किसी और कंट्री की वैल्यू एक्सचेंज रेट फिक्स कर सकते थे। ठीक है, तो ये था हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी हमारा, मैं इसके नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग इस पर कर सकते हो। देखो, अभी हमारा करंट में जो चल रहा है वो चल रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है हमारा, देखो, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई डिमांड फोर्सेज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कि इस सिस्टम में क्या होता था, हमारा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसे डिटरमाइन किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब इसमें कोई भी अपना दखल अंदाज नहीं करता था तो इसे हम क्या कहते थे, फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता था, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर था। मार्केट में कैसे डिमांड है, कैसी सप्लाई है, उस हिसाब से हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल टू सप्लाई इज कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी कि ठीक है, उस रेट को हम क्या कहते हैं कि पार रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये हम इसे डायग्राम से समझेंगे। अभी देखो क्या करके कि ये हमारी वाई एक्सिस, हमारी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या लेके रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर जैसे आप एक हिसाब से प्राइस बोल सकते हो, और एक्स एक्सिस पे हम सप्लाई या फिर डिमांड, यानी कि सप्लाई या डिमांड होगी कि फॉरेन करेंसी। ठीक है, सप्लाई हमारा पॉजिटिव होकर ये ऊपर जाता है, अपवर्ड स्लोप होता है। डिमांड का हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है, इसका नेगेटिव रिलेशन होता है क्योंकि प्राइस से। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। और ये आपने उसमें पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये हमारा प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड है। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे हमारा सप्लाई एंड डिमांड मिल रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जिस पॉइंट पे सप्लाई ऑफ डिमांड हमारा मिल रहा है उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, और इसी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है। देखो जैसे रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। देखो हम एक्सचेंज रेट को प्राइस मान के चलते हैं। एक्सचेंज रेट प्राइस अगर हमारा कम होता है तो हमारा डिमांड ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा है जब प्राइस कम होता है किसी भी चीज़ का तो उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कि हाँ एक्सचेंज रेट को हम प्राइस मान के चले, क्योंकि अगर हमारा एक्सचेंज रेट कम होगा तो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है, इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप बनता है। अब देखो यहीं हमें एक्सचेंज रेट को प्राइस मान के चले, क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी सप्लाई भी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये
सप्लाई का इससे क्या रिलेशन होता है एक्सचेंज रेट से, पॉजिटिव, तो इसलिए इसको अपवर्ड स्लोप कहा जाता है। ठीक है, ये अभी आगे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को आगे और ब्रीफ में करेंगे। ठीक है, अभी आपको फिक्स एक्सचेंज रेट इतना समझ आ गया होगा। इसमें गोल्ड और ब्रेटन होकर गोल्ड सिस्टम में गोल्ड को कॉमन यूनिट मांगा जाता था, इसमें किसी कंट्री की करेंसी को कॉमन यूनिट मांगा जाता था। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपकी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101%